सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज। आज स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी। आज भी तकरीबन 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स ने 65,000 की नफसियाती हद को अबूर कर लिया है और 65,278 पर आज इंडेक्स ट्रेड होता रहा। क्या एक बार फिर सरमाकारों का एतमाद इस वक्त मार्केट पर बहाल हो चुका है? जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट की फॉर्मेशन जिस तरह स्टेप वाइज हमारे सामने होती नज़र आ रही है, तो उसके बाद पिछले 3-4 दिनों में मार्केट ने बड़ा बेहतर रिकवर किया है और एक बार फिर ये उम्मीद की जा रही है कि जो आने वाला हफ्ता होगा वो उस ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट को ले जाएगा, जहां इससे पहले 67,000 और 68,000 की सतह तक भी ये इंडेक्स गया था। ओवरऑल क्या तमाम सेक्टर्स बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं या फिर ये चंद एक सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त मार्केट को लेकर चल रहे हैं? और फिर जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी और फिर IMF के साथ अगर डील कामयाब हो जाती है और जो तीसरी इंस्टॉलमेंट IMF की आनी है, तो उसके बाद फिर मार्केट पर क्या बेहतर और पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एहसन मेहंती साहब MD एंड CEO हैं, आरिफ हबीब ग्रुप के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो IMF की $1.1 अरब की अगली किस्त है वो, और फिर उसके बाद जो $6 अरब का प्रोग्राम जब पाकिस्तान IMF का अवेल करेगा, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस उस वक्त फिर IMF की तरफ से पाकिस्तान पर लागू होंगी, तो उसका कितना इम्पैक्ट मार्केट पर आएगा, उससे इन्फ्लेशन में कितना इजाफा हो सकता है, एक आम आदमी पर उसका बोझ कितना पड़ेगा, ये वो बड़े अहम सवालात हैं जो कि एहसन मेहंती साहब के सामने हम रखते हैं। तो एहसन साहब, ये अगली जो इंस्टॉलमेंट IMF की जब वो पाकिस्तान को मिल जाती है, तो उसके बाद मार्केट को आप और ऊपर जाता देखेंगे? मार्केट में मजीद थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी उसके बाद? बिल्कुल, आगे इंटरेस्ट रेट कम होने हैं। ये मार्च का महीना है, हम देखेंगे कि मई ऑनवर्ड इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएंगे और वो उसकी वजह ये है कि इन्फ्लेशन अभी 24% एक्सपेक्टेड है और ये मई तक इन्फ्लेशन आ जाएगी 18-19%। और फिर ये वो टाइम होगा कि जहां पर हम 22% जो डिस्काउंट रेट है उससे कम होते हुए इंटरेस्ट रेट को देखेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ 2024 ये इंटरेस्ट रेट 15% तक आ जाएंगे। तो आई थिंक कि आगे जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि चूंकि इंटरेस्ट रेट जो है तकरीबन 15 से 20% के बीच में जो है वो जो आ जाएंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो इन्वेस्टर बॉन्ड प्राइसेस या गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इक्विटी मार्केट की तरफ आएंगे, जो कि एक बेसिस बनेगा कि यहाँ से तकरीबन 22 से 25% तक जो है मार्केट के अंदर इजाफा मोस्ट प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ 2024 जो है देखा जाएगा। और फिर इन्वेस्टर जो और भी एक्सपेक्टेशन देकर आए हैं, जिसमें IMF के नए प्रोग्राम की तरफ हम जाएंगे और फिर जब हमारे रोल ओवर अभी भी डेट हुआ है $2 बिलियन का चाइना से, इसके बाद आके जो है वो हमने देखना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिस तरह से मैंने बताया SIFC से $12 बिलियन तक एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो है MSCI के अंदर 21 कंपनी जो इंक्लूड भी हैं, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान का रुख करने लगेगी। और फिर जाहिर है हमने साथ में ये भी देखना है कि जो सर्कुलर डेट का जो इशू इस वक्त SIFC ने प्रपोज किया है IMF को, उसका रेजोल्यूशन भी जो है वो हमें इसी टाइम पीरियड के अंदर जो है वो मिलना है। और आई थिंक ये एक बेसिस बनेगा कि कोalition गवर्नमेंट जो है वो आफ्टर केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो एक नए प्रोग्राम के साथ आएगी और पाकिस्तान जो मार्केट है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की तरफ हम जाएंगे। आगे हमें अपग्रेड भी नजर आ रहा है मूडीज की तरफ से, जो कि जाहिर है इन सारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बाद जो खत्म भी है उसके बाद जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई, मूडीज की तरफ से खुद निशानदेही की गई है। तो ऐसा अब ये एक्सपेक्टेशन भी थी केयरटेकर गवर्नमेंट से कि वो भी इंटरेस्ट रेट को 22% से नीचे लेकर आएंगे, लेकिन नहीं किया उन्होंने, उसी पर बरकरार रखा। तो ये अब ज़ाहिर इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, इस पर भी प्रेशर होगा और इस पर डिमांड भी होगी बिजनेस कम्युनिटी की कि इंटरेस्ट रेट को नीचे लेकर आया जाए। तो इस वक्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में इसकी गुंजाइश निकल रही है? आप ये देख रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि इसको नीचे लाया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट केयरटेकर गवर्नमेंट की नए IMF की जो ये रिव्यू है उसको क्रॉस करना था, वो उसने कर दिया। फिर उसके साथ हमारा जो अगर आप देखें तो वो ट्रांच रिसीव भी, उसके बाद हमने देखा कि MSCI की इंक्लूजन भी, साथ में जो है वो हमने देखा कि जो पावर प्राइसेस हैं उसके अंदर इजाफा हुआ और अब इस वक्त हम देखते हैं कि लोकल ऑयल प्राइसेस के अंदर भी इजाफा हो रहा है। तो केयरटेकर गवर्नमेंट ने तो अपना वक्त जो है वो अच्छे तरीके से निकाला कि करंट अकाउंट सरप्लस भी लिया है तकरीबन $400 मिलियन का टिल द मंथ ऑफ दिसंबर। जनवरी का मंथ थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है, $300 मिलियन से ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट आया, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ओवरऑल पूरा साल अगर करंट अकाउंट सरप्लस की तरफ निकल गया तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। अब आगे जो है वो हमने देखना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आती है SIFC की फॉर्म में, जो कि $12 बिलियन कमिटेड है फ्रॉम UAE, कतर, सऊदी अरेबिया। अगर वहां से कुछ पैसे आते हैं, साथ में हम देखेंगे कि हमारे रोल ओवर्स अगर चलते रहेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कंफर्टेबली पाकिस्तान मार्केट का रुख करेगी मोस्ट प्रॉब्ली जब अपग्रेड होगा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब, एमडी एंड सीईओ इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे आरिफ हबीब, और कह रहे थे कि मार्केट आगे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। तो ये 7 माह की एक आउटलुक रिपोर्ट जो वजारत खजाना ने जारी की है, इसमें हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट में 11% की कमी आई है, 9% का इजाफा एक्सपोर्ट में हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन रेमिटेंसेज में भी $50 करोड़ की कमी आई है। तो अब ये तमाम फिगर्स इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कितनी इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शुजात फारूक साहब, चीफ ऑफ रिसर्च हैं पाइट के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हम देखें, ये जो फिगर्स इस वक्त सामने आए हैं 7 माह की रिपोर्ट में, ये पाकिस्तान की मईशत के दुरुस्त ट्रैक पर होने की निशानदेही कर रहे हैं या अभी बहुत सारा काम होना बाकी है? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल से मेरी आवाज आपको आ रही होगी। जी आ रही बिल्कुल। देखें, आपको दोनों इसमें पिक्चर मिलेंगी। कुछ आपको पॉजिटिव रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन आपको इसके साथ साथ बहुत से चैलेंजेस अभी भी नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉजिटिव रिलीफ पे जाएं तो अच्छी चीज़ है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी हैं, इंपोर्ट कम हुई हैं, टैक्स रेवेन्यूज को 30% बढ़े हैं, और प्राइमरी बैलेंस बेसिकली ये होता है कि गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंडिचर की तरफ कट लगा है, जिस तरह आपको लग रहा है कि पीएसटीपी कम हुआ है। लेकिन ये तो आपको, और एफडीआई स्पेशली अगर आप देखें, एसएफआईसी की अगर हम बात करें तो एसएफआईसी बेसिकली उसका काम ये है कि जो आपके इंटरनेशनल रिसोर्सेज है उसको मोबिलाइज करना। तो जहाँ पे आप देखें जो प्रीवियस 7 मंथ थे वहाँ पे एफडीआई माइनस में थी, और इस वक्त हम तकरीबन क्लोज टू $1 बिलियन उसको पिक करने जा रहे हैं। तो ये कुछ आपको पॉजिटिव साइड तो इसमें मिल रही है कि जहाँ पे हमने सर्टन टाइट मेजर्स लिए हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट ने लिए हैं, उसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ आपको इकोनॉमी पे मिल रहा है। और करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आप देखें तो वो सिग्निफिकेंटली 71% डिक्लाइन हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है। लेकिन अगर आप चैलेंजेस को देखें, कुछ आपने जिस तरह हाईलाइट किया अपने रिपोर्ट में, पहली चीज तो ये है कि ग्रोथ हमारी जस्ट 2% है। सही। आप देखें हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ भी 2% से ज्यादा है। तो नेट पे कल को देखें, आपकी पर कैपिटा इनकम तो इस साल के फिस्कल एंड पे आपको शायद वही मिलेगी जो पिछले साल थी, क्योंकि हमारी ग्रोथ जिसको कहते हैं वो जस्ट 2.5% अराउंड रहेगी। सेकंड, अगर चैलेंज देखें तो हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल नहीं हो रही। सही। इन्फ्लेशन इस रिपोर्ट में अभी भी 24-25% है। तो एक आम महंगाई जिसको कहते हैं, एक आम बंदे का मसला है, वो हम उसको रिलीफ शायद नहीं दे पाएंगे। थर्ड फिर चीज अगर आप देखें, जिस तरह आपने हाईलाइट किया कि अच्छी चीज है कि चले एक्सपोर्ट बढ़ी हैं, इंपोर्ट कम हुई है, लेकिन रेमिटेंसेज हमारी कम हुई हैं। तो रेमिटेंसेज देखें, इस वक्त हमारी तकरीबन जितनी एक्सपोर्ट है ऑलमोस्ट लग रहा है कि हमें तकरीबन 30-31 बिलियन डॉलर इस साल रेमिटेंसेज मिलेंगी। इसका घिरना ये एक हमारे लिए एक तशवीशनाक पहलू है। उसके अलावा एक चीज और देखें, वो है कि देखें जी, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। अब देखिए दो चीजें हैं, एक प्राइमरी बैलेंस है कि जहां पे आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू उसको हम, वो तो बेहतर हो रहा है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट हमारा 43% इस पीरियड के अंदर है। और ये मोस्टली आपका कहाँ से आ रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट। इस वक्त देखें, आप अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को कम भी कर लें, टैक्स एक्सपेंडिचर को बढ़ा भी लें, तो सर आपका बजट का 55% जी। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट एक आपका कमिंग ईयर्स में, इस साल भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। जो दूसरी एक और चीज़ है वो आप देखिएगा कि हम देखें, या तो ग्रोथ हो, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही हो और आपके टैक्सेस भी बढ़े तो फिर तो अच्छी चीज़ है। लेकिन इस वक्त इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर टैक्स नेट बर्डन पहले की निस्बत बढ़ रहा है। और वो इस रिपोर्ट में अगर आप देखें तो आपको नॉन टैक्स। और डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी चूंकि ग्रो नहीं कर रही और उस वक्त टैक्स कलेक्शन तो बढ़ रहा है, टैक्स नेट उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है, तो ये इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इस वक्त हम लैग कहाँ कर रहे हैं? वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं? चूंकि अभी केयर टेकर गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हुआ है, अभी नई गवर्नमेंट के चैलेंजेस हैं, तो इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है? वो क्या क्या स्टेप्स हैं कि जो फिर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं? 2% से हम भी 4-5-6% पर जाएं, जो कि पिछले 3-4-5 साल पहले एक्सपेक्ट की जा रही थी कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे बासानी। जी, मैं उसी बात को थोड़ा सा कैरी ऑन करके आपके क्वेश्चन की तरफ फिर आऊंगा कि देखिए, इस वक्त नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिस तरह लेवी टैक्सेस हैं, टैरिफ टैक्सेस हैं, हम ये बहुत ज़्यादा इम्पोज कर रहे हैं। अगर आप इस रिपोर्ट में देखें तो 116% ये इंक्रीज हुए हैं। इसका मतलब है कि हम ये जो इंपोर्ट कट हुई हैं ये मोस्टली आर्टिफिशियल है, कि हमने बहुत से मेजर्स ऐसे लिए कि, और तो अब मैं आपके उस तरफ आता हूँ जो आपका क्वेश्चन रिस्पॉन्स है कि हमें मेजर्स क्या लेने हैं। देखिए, मेजर्स हमें बड़े क्लियर लेने हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो हमें ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज है, दुनिया में ये होता है कि जब आपने ग्रोथ करनी है तो आपको अपनी फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी है। तो फिस्कल स्पेस के लिए आपको टैक्सेस कम करने होंगे।
इस टैक्सेस हाई टैक्स बर्डन के साथ ग्रोथ आपकी अचीव नहीं होगी। तो टैक्सेस की साइड पे आपको टैक्स बेस को इन्हांस करना होगा। टैक्स बेस क्या है कि आपके दो सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है और होलसेल रिटेल है, ये 45% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और टैक्स यहाँ से सिर्फ 2% आ रहा है। तो रादर दैन कि हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और टैक्सेस लगाएं, इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगाएं, हमें टैक्स बेस को इन्हांस करना है। एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा, होलसेल रिटेल की तरफ जाना पड़ेगा। सेकंड चीज है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट एक्सपेंसेस अभी भी हमारे देखें स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं, तकरीबन 1 ट्रिलियन से 1.5 ट्रिलियन उनके लॉसेज हैं, उसकी तरफ आपको देखना होगा। सेकंड सब्सिडीज हैं, जो बहुत सी सब्सिडीज इस वक्त दी जा रही हैं, अगरचे कुछ गवर्नमेंट ने मेजर्स ऐसे लिए हैं, जिस तरह आप देखें हमने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ सब्सिडीज खत्म की हैं, लेकिन अभी भी बहुत मैसिव सब्सिडीज हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, गैस के अंदर। तो बेसिकली हमें ये जो फिस्कल डेफिसिट है, ये सब्सिडीज को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को, इसको एफिशिएंटली मैनेज करना होगा। एक्सपोर्ट की तरफ आ जाएं तो देखिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक्सपोर्ट की तरफ आने से पहले जो टैक्स वाला आपने मामला डिस्कस किया, इस पर जरा थोड़ी सी और रोशनी डालिएगा कि टैक्स को कम करने का अब ये मतलब क्या है? इससे फिर टैक्स का जो टारगेट होता है, जो एनुअल डिसाइड किया जाता है हर बजट में, क्या वो नहीं फिर मुतासिर हो जाएगा? या कलेक्शन को आप नेट को आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं और वो जो एक शख्स पर, एक इंडिविजुअल पर बोझ है, उसको कम करने की बात कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा टैक्स सिस्टम है वो इनएफिशिएंट है। आप एफबीआर को बंद भी कर दें तो तकरीबन आपके 80-85% टैक्सेस तब भी कलेक्ट हो जाएंगे। जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ कि इस वक्त जो टैक्स बर्डन है वो बड़ा स्क्यूड है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स है। अब आप एक तरफ चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री ग्रो करे, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, ये एक्सपोर्ट करे, और दूसरी तरफ वो हाईली टैक्स बर्डनड है। दूसरी तरफ आप देखें तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बहुत सी टैक्स ड्यूटीज हैं, लेवीज टैक्सेस हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोज हैं। तो देखें, अगर हमने टैक्सेस को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टैक्सेस यहाँ पे रिलीफ दें, और वो एरियाज जहाँ पे अभी तक हमने टैक्सेस इम्पोज नहीं किया, जिस तरह मैंने आपको एग्रीकल्चर और होलसेल बताया कि ये 45% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और यहाँ से टैक्स कलेक्शन सिर्फ 2% आ रही है। उसके बाद देखिए, बहुत से आपके और टैक्स नेट के अंदर आपके लोग आने चाहिए, उन लोगों को लेके आएँ। तो टैक्स बेस को स्ट्रांग करें, इकोनॉमी को फॉर्मल की तरफ लेके जाएं, ताकि आप और उससे ये होगा कि इकोनॉमी के अंदर रिलीफ भी होगा कि आपकी इंडस्ट्री या वो सेक्टर जो ऑलरेडी बर्डनाइज्ड हैं। दुनिया में सर होता है कि जहाँ पे भी आप देखें, जब आपने ग्रो करना है तो आपको टैक्सेस रिलीफ इकोनॉमी को देने होंगे, तो वो आपको देने होंगे। तो डॉक्टर साहब, ये अब जो आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, ये अभी 11%, ये 9% का इजाफा तो हम देख रहे हैं पिछले 7 माह में, लेकिन इसमें कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हमने एक्सपोर्ट की हैं जो कि इस वक्त इंडिया की कुछ प्रोडक्ट्स बैन है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमने कुछ फूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है। ये फिगर लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हैं 9-10% का इजाफा जब हम ये फिस्कल ईयर ख़त्म करेंगे तो उस वक्त तक रहेगा, या फिर ये भी ये शॉर्ट टर्म बेसिस पर तो आ गया है, लेकिन जब कॉम्पिटिटर्स मार्केट में वापस आएंगे तो फिर ये रिवर्स भी हो सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल इसको सही इसकी निशानदेही की है कि इस वक्त जो हमारी एक्सपोर्ट है उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं है। फॉर एग्जांपल, आईटी बेस्ड एक्सपोर्ट नहीं है। हम आज भी 4-5 कमोडिटीज़ के ऊपर एक्सपोर्ट बेस कर रहे हैं, और जो अभी ग्रोथ भी आई है पिछले, अगर आप देखें जो 6-7 माह में आई है, उसमें हम हम कह रहे हैं कि जी चावल की फसल अच्छी हुई है। देखिए, दुनिया चावल से आईटी की तरफ गई है। ये एक पेचीदा चीज़ है, क्योंकि ये रातों रात आप एक्सपोर्ट को ठीक नहीं कर सकते। पिछले 20 साल के हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। प्रोडक्टिविटी उसमें सबसे बड़ा इशू है कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, आप वियतनाम को देखें, 2001 में उसकी $13 बिलियन एक्सपोर्ट थी, आज वो तकरीबन 350 पे है, और हम 10 से हार्डली, जिसको कहते हैं 30 को इस दफ़ा टच करेंगे। तो आइडियली हमें प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है। वियतनाम की आपने मिसाल दी, $13 अरब से $350 अरब तक उनकी इकोनॉमी और एक्सपोर्ट से पहुंची है, तो हम तो यहाँ 26 से $30 अरब के दरमियान ही फंस कर रह गए हैं। फिर पाकिस्तान को वो कौन से मेजर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि एक बड़ा जंप आ सके एक्सपोर्ट्स में और हम भी वियतनाम की तरह आगे बढ़ सकें? देखिए जी, ये रातों रात तो नहीं हो सकता है। 2-3 कंट्रीज की आपके सामने बड़ी अच्छी एग्जांपल है। बांग्लादेश को देखें, वियतनाम को देखिएगा, टर्की को देखिएगा, और इंडिया को देखें। आज से 20 साल पहले हमारी एक्सपोर्ट के नंबर इनके साथ काफ़ी कंपेटिटिव थे, और 20 साल के अंदर इन कंट्रीज ने अपनी एक्सपोर्ट को 10 to 15 टाइम इंक्रीज किया, और जहाँ पे हम सिर्फ इसको डबल कर पाए हैं। देखिए, उसके लिए बड़ी सिंपल एक चीज़ है, और वो है कि आपका जो एक्सपोर्टर है उसको कॉन्फिडेंस दें। मैं सियालकोट आपका तकरीबन $2 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। वहाँ पे आप इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठे, देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि इस वक्त मेरे ऊपर इतने प्रेशर्स हैं,
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, टैक्सेस हैं, कि मुझे गर्दन तक पकड़ा हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं जी गवर्नमेंट को के इदारों को कहें कि मेहरबानी करके पीछे बैठ जाएं, हम जो टैक्सेस हैं ये देंगे, जस्ट मार्केट को ईज करें, हमें एक्सपोर्ट करने दें। तो देखें इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि जो इदारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं या आपकी इंडस्ट्री जो कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, वो टैक्सेस की भरमार है। हम बहुत सी सब्सिडीज अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को दे रहे हैं जो कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। तो नंबर वन तो ये करें कि बिजनेस को ईज करें। गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी मेजर्स हैं, गवर्नमेंट के इदारे, बहुत से आपके जो परमिशंस हैं, एनओसीज हैं, इनको आपको मिनिमाइज करना होगा, ईज करें। इंडस्ट्री के साथ बैठें, इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछें जो $1 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे पूछें कि हम आपको क्या फैसिलिटेशन दें कि अगले 5 साल में आपने $10 बिलियन पे जाना है। जिस तरह आईटी में थोड़ी सी हमारी इंप्रूव हो रही है, कोई तकरीबन हम 2.5-3 पे पहुंच गए हैं, तो आईटी इंडस्ट्रीज यूनिवर्सिटीज़ के साथ बैठें कि इनको इंसेंटिवाइज करें। जो सब्सिडीज़ हैं रादर दैन के पूरी इंडस्ट्री को दें, वो सब्सिडी सिर्फ आप एक्सपोर्टिंग फर्म्स को दें, एक्सपोर्टिंग आपके जो सेक्टर्स हैं सिर्फ उनको दें। दूसरा ये है कि देखें आपको बहुत सी प्राइसेस की तरफ सोचना होगा। आप देखें हम बिजली की प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, गैस की प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, क्या इन प्राइसेस के ऊपर जो इंक्रीज है, और एक तरफ हम कहते हैं कि ये टैक्सेस हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, बड़े फखर से हम कहते हैं कि हमने टैक्सेस का रेवेन्यू कंप्लीट कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि इन प्राइसेस के ऊपर क्या हमारी इंडस्ट्री compete करेगी। उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आप देखें, बांग्लादेश है। टेक्सटाइल हमारी बेस थी, बांग्लादेश की बेस नहीं थी, लेकिन वो यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ पे चली गई है। सिंपल इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उसको इंसेंटिव मिलती है, जहाँ पे उसका पैसा सिक्योर होता है, और जहाँ पे वो अपनी मर्जी से उसको गवर्नमेंट के जो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट है वो फैसिलिटेट करता है। ये चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो डॉक्टर साहब, ये पावर टैरिफ को जो आप कम करने की बात कर रहे हैं, क्या ये कमी बगैर IMF के अप्रूवल के ये मुमकिन हो सकती है? और अगर इस कमी को किया जाता है तो फिर IMF के साथ जो प्रोग्राम है क्या वो नहीं मुतासर हो सकता? ये उनकी शराइत व ज़वाबित में ये चीज़ लागू होती है, लाजिम होती है, ये उनका प्रेशर होता है जिस वजह से पावर टैरिफ में इजाफा किया जाता है? देखिए दो चीज़ें हैं सर। एक तो चीज़ ये है कि आप ये देखते हैं कि हम IMF सिंपल ये कहता है कि अपने एक्सपेंडिचर को कट करें और अपने टैक्सेस को इम्प्रूव करें, ताकि जो डेफिसिट है, जो आप उधार ले रहे हैं, उस उधार से आप निकलें। अब जापान को देखें, जापान ने पिछले 20 साल में अपनी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं की है, कंजम्पशन तो जापान में बढ़ी है, उन्होंने अपनी एफिशिएंसी को बेहतर किया है। अब आप पावर में देखें तो पिछले 1 साल के अंदर जो वापडा के लॉसेज हैं वो तकरीबन 550 अरब है, और दूसरी तरफ जो वापडा सब्सिडी दे रहा है वो तकरीबन 980 अरब है। तो आप देखें ये इनएफिशिएंसी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि देखें वापडा इस वक्त आप देखें पावर लॉसेज आपके 20% है। अगर ये 20% से जो पाकिस्तान को आना भी चाहिए ये आप 7-8% पे ले आएँ, तो यही जो लॉसेज हैं जो इस वक्त कंज्यूमर जो आपकी फर्म्स फेस कर रही हैं वो डेफिनेटली आप उनको बेनिफिट देंगे। दूसरी तरफ जो बहुत सी सब्सिडीज दी जा रही हैं वापडा के अंदर, या फॉर एग्जांपल आप देखें जिस तरह आपके लाइन लॉसेज हैं, थेफ्ट है, इसको अगर आप कंट्रोल करेंगे तो यही इंसेंटिव अगर आप इंडस्ट्री को देंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स इस वक्त देखें जो हम मेजर्स ले रहे हैं वो ये है कि हम वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के गैप को फिल करने। और डॉक्टर साहब, ये जो महंगाई का फिगर भी इस रिपोर्ट में ये 28.7 आया है, क्या ये भी कम ना होने की वजह ये जो एनर्जी टैरिफ, जो पावर टैरिफ का ज़्यादा होना है कि उसका फिर असर ओवरऑल पूरी मुल्क पर, पूरी महंगाई पर पड़ता है, हर प्रोडक्ट पर फिर वो मुंतकिल हो जाता है? जी बिल्कुल। देखिए जी दो फैक्टर्स हैं महंगाई को देखें। एक तो इम्पोर्ट है। अब आप देखें अगर हम इंपोर्ट करेंगे और हमारे एक्सचेंज रेट के ऊपर प्रेशर आएगा तो जितनी एक्सचेंज रेट की डेप्रिसिएशन होगी वो डेफिनेटली महंगाई के अंदर ट्रिकल होगी। और दूसरी तरफ आप देखें जो आपकी एनर्जी प्राइसेस हैं, एक तो चलें कुछ फ्लड एक्सेट्रा भी है, जिस तरह 2022 में सिंध में आया, फसलें लॉस हो गई, तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन दूसरी तरफ जो महंगाई का जो आपने इशारा किया है, सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि जो हम एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं वो महंगाई को, जहाँ एक तरफ हम कहते हैं कि जी कि महंगाई को कम करना है और दूसरी तरफ हम टैक्सेस और प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे, वो डेफिनेटली महंगाई को बढ़ाएगी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब फिर ये इसका मतलब कि आने वाले 6 माह या 1 साल में हम इस इन्फ्लेशन रेट में भी कोई कमी होते नहीं देख रहे हैं, चूँकि ओवरनाइट तो इस वक्त गवर्नमेंट के पास कोई ऐसे ऑप्शंस हैं नहीं जिन पर अमल करके इसको कंट्रोल किया जा सके। आप देखें गवर्नमेंट के पास एक ही चीज़ कही जा रही है, चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट है या ये गवर्नमेंट आएगी, कि हमने IMF के पास जाना है। IMF के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई भी प्लान भी नहीं है। अब देखें जब भी आप IMF के पास जाएंगे तो IMF के पास आप उस वक्त जाते हैं जब आप वेंटिलेटर पे होते हैं, ठीक है। तो हम तो ये पिछले 77 साल से वेंटिलेटर पे हैं, क्योंकि 24 प्रोग्राम हम कर चुके हैं। ऑन एवरेज एक प्रोग्राम 2-2.5-3 साल का होता है।
तो आप जब वेंटिलेटर पे होते हैं तो डॉक्टर आपको क्या कहेगा? डॉक्टर कहेगा जी अच्छा जी आप रेस्ट करें जी। जब भी आप आईएमएफ के पास जाएंगे देखें आपकी ग्रोथ कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आपके टैक्सेस और लगेंगे, आपके एक्सपेंडिचर कट होंगे, पब्लिक के ऊपर बर्डन आएगा। जो पैरेलली हमें चाहिए इस वक्त सीरियस जो चाहिए वो सीरियस गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं, फिस्कल रिफॉर्म्स हैं, जहां पे आपने 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट का साइज कम करना है, जहां पे जो डिस्कोस हैं जिनके अंदर हमने तकरीबन 22 ट्रिलियन का लॉस किया पिछले। बिल्कुल ठीक। अब देखना ये कि ये सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं उठाए जाते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात फारूक साहब, चीफ ऑफ रिसर्च पाइड हमारे साथ मौजूद थे और बेहतरीन स्टेप्स को तजवीज़ कर रहे थे कि किस तरह से हुकूमत आने वाले दिनों में माशी इक़दाम के जरिए महंगाई को में कमी कर सकती है और टैक्सेस को कम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो रोज़ एक नया टैक्स लगाने की बात हो रही है। अब लाहौर में सफाई टैक्स नाफिज होने जा रहा है और इस सिलसिले में जो मुतल्लिका महकमा है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, उसने अब पूरी तैयारी कर ली है और किन किन दुकानों पर और किन किन रेस्टोरेंट्स पर और किस किस तरह से इसका इतलाक होगा, इसकी भी डिटेल्स आपको देते हैं। ये टैक्स शादी हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स और होटल्स पर लगेगा। इसके साथ साथ जो दुकानें होती हैं मार्केट्स में, जो गोदाम होते हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन पर भी लगेगा। 1000 रुपये से ये सिलसिला शुरू हो रहा है जो कि एक मरले की दुकान पर लगेगा और फिर इस तरह बढ़ते बढ़ते जिस तरह दुकान का साइज़ बढ़ता जाएगा या प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये इस टैक्स की भी जो वैल्यू है उसमें भी इजाफा होता रहेगा। और जो कमर्शियल मार्केट्स हैं वहाँ से 4800 रुपये सालाना सफाई टैक्स लेने की तजवीज़ दी गई। अब इस पर ताजिर बरादरी का क्या रद्द-ए-अमल है? अजमल बलोच साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजुरान के। अजमल साहब बहुत शुक्रिया। अब ये नया एक टैक्स आप लोगों पर लागू होने जा रहा है, इस पर पहले तो अपना रद्द-ए-अमल दीजिएगा और इसके बदले क्या सर्विसेज आपको ऐसे मिलेंगी? मतलब अगर सफाई भी करवानी है तो उसके लिए आपको इजाफी रकम देनी पड़ेगी, ये क्या हुकूमत अपने फंड से काम नहीं कर सकती? देखिए जी, इन्होंने पहले हमारी जेबों की सफाई करके तो सफाई हमारे लिए सफाई करनी है तो बराए मेहरबानी ये रहने दें। बात ये है कि इस मुल्क में है रह क्या गया है। अब आपने सफाई अब शुरू करनी है कि हमने पैसे लेने हैं सफाई करने के लिए। सफाई तो आपने कर दी है, मुल्क में रहा ही कुछ नहीं है। मुल्क की इंडस्ट्री बंद पड़ी है, मुल्क का दुकानदार इस वक्त सख्त परेशान है। आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बिल्कुल हर चीज की में अदम इस्तेकाम मौजूद है पिछले 24 माह से। ये जो सफाई वाले ठेके हैं ये एक नया जुल्म है। आपको याद होगा इस्लामाबाद में मेयर साहब ये ठेका देने लगे थे 4 अरब रुपए का सफाई का, तो हमने कहा भाई हम ये नहीं होने देंगे। और भाई खुदा के बंदो, हम काम खुद क्यों नहीं कर सकते हैं? हम ये काम खुद कर सकते हैं। हमारे जो उनसे हम काम नहीं लेते हैं, फिर हम चीजें ठेके पे दे देते हैं। हम इसी तरह प्राइवेटाइजेशन जो करते हैं, जब हम काम नहीं करते हैं, जब हम फेल हो जाते हैं, तब हम ठेके पे दे देते हैं। और खुदा के लिए इस मुल्क को संवारने के लिए अपने अखराजात में कमी करें। वो जो अखराजात में कमी करेंगे उससे मुल्क में सफाई कराएं, उसमें सड़कों पे सफाई कराएं। हमारी सफाई करके ये सफाई ना कराएं, हम पहले ही खत्म हो चुके हैं। यकीन करें हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, अखराजात ज्यादा है, आमदन कम है। जो अजमल साहब ये जो नया टैक्स लगाया जा रहा है इसकी मद में 22 अरब 28 करोड़ रुपए जमा होंगे। आप सोचें कि ये कितनी बड़ी रकम है, 22 अरब 28 करोड़। ये सारे पैसे किसी की जेब में चले जाएंगे। पहले भी मुल्क का कौन सा इदारा है जो अरबों रुपए के खसारे में नहीं है? 600-700 अरब रुपए के खसारे में है। हर इदारा खसारे में है क्योंकि हम काम करते नहीं है, हम जेबों में डाल के चले जाते हैं। तो खुदा के लिए कोई नया टैक्स लगाने के बराए मेहरबानी, अभी इनकम टैक्स वाले जो है वो सेल टैक्स की डिवाइस लगाते फिर रहे हैं दाल रोटी वाले होटल पे। 18% आम गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो है वो 18% रोटी और दाल के पैसे ज्यादा देगा। तो कौन इनसे पूछे? ये जो निगरान हुकूमत छोड़ कर गए हैं, इनको भी ये इख्तियारात दे कर गए हैं कि कौम पर जुल्म करें, दबा के जितना कर सकते हैं। अब ये यार मैं तो कहता हूँ कि क्या जरूरत थी इन इलेक्शन की कि यही पीडीएम की हुकूमत बननी थी। 60-70 अरब रुपए का आपने जुल्म कर दिया कौम के ऊपर। यही कौम को बिजली के बिलों में रिलीफ दे देना था। 137% इन्होंने रेस्टोरेंटों की गैस बढ़ाई है। आप मुझे बताएं जिसका 3 लाख बिल था वो 10 लाख दे रहा है। वो खुदा के लिए ऐसे और अजमल साहब ये सिलसिला भी यहाँ रुका नहीं है, ये गैस और बिजली की प्राइसेस तो अभी आगे और बढ़नी है। तो अब इनको चाहिए कि हमारे साथ बैठे, हम ये सफाई खुद कर लेंगे यार, हम अपनी दुकान के आगे झाड़ू खुद मार लेंगे, हम पे मजीद जुल्म न करें।
हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अजमल साहब, ये साथ बैठने का पैगाम आपने पहुंचाया है, कोई दरखास्त, कोई अपील आपने ये मुतल्लिका महकमे तक, या लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तक, या जी ये आपके चैनल के तवस्सुत से उनको पता चलना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। और भाई हम झाड़ू लेके अपनी दुकान के आगे सफाई खुद कर लेंगे, रहने दे। 22 अरब रुपया इकट्ठा करके आपने वो किसी की जेब में डाल देना है तो ना करें ऐसी सफाई। हमें इस सफाई की कोई जरूरत नहीं है, हमें गंद में रहने दें, लेकिन हमें जिंदा रहने दें। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमारे पास अखराजात, हमारे पे जो अखराजात है वो हमारे पूरे नहीं होते। आप मजीद जुल्म करते जा रहे हैं टैक्सेस लगा के। और अजमल साहब, ये जो दीगर आप टैक्सेस की बात कर रहे हैं, इस पर क्या फिर FBR से या और मजीद जो मुतल्लिका अफसरान आते हैं उनके साथ उन तक अपने रिजर्वेशंस आप लोगों ने पहुंचाएं? चूंकि अब तो ये गली गली ये सिलसिला नाफिज हो चुका है कि अब हर जगह वो पॉइंट ऑफ सेल लगेगी और फिर दुकानदार को टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, ये दुकानदार ने नहीं देना है, दुकानदार ने खाली बाबू बनना ने देना है, ये अवाम ने देना है। ये 18% टैक्स हमें सिर्फ बाबू बनाना है। हमें बाबू बनने के देखे ना, आवाम से वसूल करके FBR को देने हमने बाबू बनना, और बाबू बनने के भी हमें 4-5 लाख रुपए हम पे खराजात आएंगे, क्योंकि ताजर तो पढ़ा लिखा नहीं है और बाबू खड़ा करना पड़ेगा। 5-4 लाख ये हो गए, और फिर ये 18% अवाम देगी। अवाम को पता चलना चाहिए कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ये जो डिवाइस लग रही है। और इससे लोगों की कुव्वत खरीदारी भी ज़ाहिर मुतासिर होगी, तो जो आप लोगों की रोजाना की बुनियाद पर सेल होती है, कारोबार भी उससे बड़ा मुतासिर होगा आपका। इस वक्त हालत ये है कि मेडिकल स्टोर और किराना स्टोर के अलावा कुछ खरीद नहीं हो रहा है। जिस मुल्क की इंपोर्ट बंद हो 24 महीने से, उसके पास क्या होगा? रॉ मटेरियल आता नहीं है, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, कुछ बंद नहीं रहा, खरीदार के पास सख्त नहीं है, तो मुल्क मुश्किल में जा रहा है। लेकिन ये खराजात बढ़ाते जा रहे हैं, इनको खराजात खत्म करने चाहिए। बिल्कुल जितने फजूल के खराजात हैं हमारे बड़े बड़े हाउसेज में, उनको खत्म करें। और अजमल साहब, आप लोगों की काफ़ी सारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, तो कोई किसी एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर ये एक ज़रा ठोस और मौसर तरीके से पैगाम आपने अपना हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की है एक पेज पर? जी बिल्कुल। देखिए, हम आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का मैं सदर हूँ, पूरे पाकिस्तान के 1 करोड़ ताजर है। ये मेरा मैसेज चला गया, हुकूमत का इंतजार हम कर रहे थे। ये निगरान, तो जब निगरानों से बात करो, जुल्म करने के लिए तैयार बैठे, वो कहते हैं हम तो निगरान है। और भाई नहीं, ये जो अब हलफ उठाएंगे, जो हुकूमत आएगी हम उससे झगड़ा करेंगे। भाई मेहरबानी करें, ये जुल्म न करें आवाम के ऊपर, अब बस करें, हमारे साथ मिलकर बैठे, और अगर कोई बेहतर कर सकते हैं तो करें, वरना हम इनकार कर देंगे, हम कोई टैक्स एक्शन नहीं देंगे। अच्छा, और अगर ये जाहिर है कि हुकूमत फिर भी नहीं मानती आपकी बात, और या कोई दरमियानी रास्ता निकालती है, इसकी जो क्वांटिटी है टैक्सी वो थोड़ी कम कर देती है, या फिर एज इट इज इसको लागू किया जाता है, तो फिर क्या हल होगा आपके पास? नहीं, ये हमारे पास पैसे ही नहीं है टैक्स देने के लिए। भाई हमारी हालत ही बुरी हो चुकी है, हमारे पास पैसा है ही कोई नहीं, हम देंगे कहाँ से? ठीक है, अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा, सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। वो कह रहे थे कि ये टैक्स बिल्कुल इजाफी है, इसको बिल्कुल मुस्तरद वो करते हैं। जब हुकूमत बन जाएगी, काम करने लगेगी, तो उनके साथ बैठेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात उन तक पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस टैक्स को और जो दीगर टैक्सेस इस वक्त ताजिरों पर आयद किए जा रहे हैं उनको वापस लिया जा सके। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।